एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू वेदांतु नीडीजी चैनल एंड माई सेल्फ इज गौरव गुप्ता। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। पब्लिक डिमांड में बहुत सारे बच्चों ने बोला था चैट बॉक्स में और कमेंट्स में कि सर हमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर चाहिए। सो दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे बच्चों, और ये वन शॉट में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सो इन वन शॉट वी आर गोइंग टू फिनिश डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग बाय द वे। एंड द टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉयस वेवलेंथ, जिसको आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं ना, वो वाला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। राइट। हे आकाश, हेलो गगनदीप, हाय स्वीटी, हेलो ऋषभ, ओके, ग्रेट टू सी यू ऑल। हेलो रंजन, नमस्ते, कैसे हैं आप। चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले, है ना। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आज का टॉपिक होगा और इसको करते हैं पूरे डिटेल में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसका वेट कर रहे हो बच्चों, सब्सक्राइब कर लो। तो आज जो चीजें हम लोग करने वाले बच्चों बहुत आसान लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप पूरे फोकस के साथ क्लास में बैठोगे, क्योंकि जब भी मॉडर्न फिजिक्स की बात आती है we are talking about a chapter which is having huge weightage in any examination। तो बिल्कुल लाइटली मत लेना, पूरे फोकस के साथ करना इसको। ठीक है, हम मजे भी करेंगे बीच बीच में, बट थोड़ा सा सीरियसली लो इस टॉपिक को, क्योंकि 15% के आसपास का वेटेज होता है मॉडर्न फिजिक्स में, जिसमें से डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से एटलीस्ट वन, मिनिमम वन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पक्का है, और वहां से भी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन आएगा आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शुरुआत करने वाले हैं। आई होप आप क्लास में फोकस कर रहे हो। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन बता देता हूं। तो हम फोटोन का वेवलेंथ निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, एंड फोटोन का बच्चों रेस्ट मास डिफाइंड नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं उस सेंस में हम फोटोन का मास डिफाइन नहीं करते हैं। देयर इज नो मास ऑफ फोटोन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो अगर आपको इसकी एनर्जी लिखनी है फोटोन की, तो इसका फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या फिर लाइट, और न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी को आप c अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। और ये कहां से आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा। f यानी कि फ्रीक्वेंसी, न्यू भी लिख सकते हैं आप, न्यू इंटू लैम्डा। तो बच्चों आप न्यू को लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा। चेक करो ये फॉर्मूला सही है क्या, क्लियर हो रहा है फॉर्मूला, है ना। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर आपको ये चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होती है तो आपके पास एक सिंपल सा डेराइव्ड फॉर्मूला है 1242 अपॉन लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ इन नैनोमीटर। कई बार आप ये भी देखेंगे 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर लिखा होता है। ठीक है, फटाफट ये फॉर्मूला देखते जाओ और स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला है फोटोन की एनर्जी, फोटोन का मोमेंटम भी मैं आपको बता देता हूं। फोटोन का मोमेंटम जो कि आप p से डिनोट करते हैं, ये h अपॉन लैम्डा से दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ c को हटा दीजिए आप और h अपॉन लैम्डा हो जाएगा। कोई बच्चा कह रहा है सर 12,400 होता है। बेटा अगर 12,400 लोगे तो ये एंगस्ट्रॉम में लेना पड़ता है वेवलेंथ को। ठीक है, ये नैनोमीटर में लिखा है, इसलिए यहाँ पे 1240 लिखा हुआ है। यूनिट्स का ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, यूनिट्स गया तो पूरा क्वेश्चन गायब हो जाएगा। क्लियर है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc अपॉन लैम्डा। डेराइव्ड फॉर्मूला है 1242 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, और मोमेंटम का फॉर्मूला है h ओवर लैम्डा। चलिए, है ना, सिंपल सी बातें हैं, फटाफट इनको करते जाते हैं हम लोग। ओके, यू डिड नॉट सॉ दैट, ओके, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, आप सभी के लिए ट्राई कर लो एक बार। व्हाट इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अ फोटोन whose wavelength is 621 नैनोमीटर। तो इसने बोला इस फोटोन की आपको एनर्जी बतानी है। Anyone can tell me what is the energy of this photon in electron volt? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट, बहुत सिंपल है। तो एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा 1242 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। तो 1242 डिवाइडेड बाय 621। इफ यू यूज कैलकुलेटर, मत करना यूज कैलकुलेटर, आसानी से दिख रहा है 2 है ना, और कैलकुलेटर एग्जाम में होता भी नहीं है तो आदत छोड़ दो कैलकुलेटर की। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है। राइट, देखो मॉडर्न फिजिक्स में बच्चों सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में बैठ के रोना आएगा कि यार ये सारे फॉर्मूले हमने देखे थे, इस पे क्वेश्चंस भी किए थे,
अभी वो याद ही नहीं आ रहा है ना, तो तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ये आपको कहावत याद आएगी उस समय पे। तो प्लीज बच्चों फॉर्मूले याद रखो, मॉडर्न फिजिक्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिजिक्स में सबसे आसान जो चैप्टर है वो मॉडर्न फिजिक्स ही है। आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने होते हैं, देखना होता है कैसे अप्लाई करना है, आगे बढ़ना होता है, ठीक है। चलिए विदाउट एनी डिले हम आगे बढ़ जाते हैं अब। तो ये हो गया हमारा मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये भी मैंने आपको बता दिया था, h डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है बच्चों आंसर, ठीक है। चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको पहले भी ये एनिमेशन एक बार दिखा चुका हूं, जो बच्चे नए हैं एक बार फिर से देख लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है बच्चों, एक टारगेट प्लेट होती है, टारगेट प्लेट पे हमें ऐसे लाइट इंसिडेंट करानी होती है, और ऐसा हमें बचपन से बताया गया है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। आप चाहें तो इसको ट्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए हाई इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पे गिर रही है, यानी कि इसमें ढेर सारे फोटॉन्स गिर रहे हैं। फोटॉन्स अगर आप देखना चाहते हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो ढेर सारे फोटॉन्स गिर रहे हैं, बट बेटा कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है। तो ये एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होता है आप सभी के लिए कि भाई हमें तो हमेशा से पढ़ाया गया था कि इस टारगेट प्लेट पे आप फोटॉन्स गिरा दो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, बट राइट नाउ आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आपने वेवलेंथ को बहुत ज्यादा रखा है। वेवलेंथ 673 नैनोमीटर रखा हुआ है फिलहाल। तो अगर एनर्जी आपको चाहिए लाइट की, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1242 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, वेवलेंथ इन नैनोमीटर। बेटा अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी तो एनर्जी ऑफ फोटोन बहुत कम होगी। अब आप चाहें तो मिलियंस ऑफ फोटॉन्स गिरा दें इस प्लेट पे, फोटोन के पास उतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर ला पाए, है ना। तो यहां पे आपको कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर आप इस फोटोन की वेवलेंथ को कम करेंगे, अगर आप वेवलेंथ कम करेंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए वेवलेंथ अगर आप कम करते जाते हैं और उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, आपको बहुत जल्द इलेक्ट्रॉन बाहर आते हुए दिखाई देंगे, है ना। ये देखो तालियों से स्वागत करिए इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ चुके हैं। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिक्रीज द वेवलेंथ? जब आप डिक्रीज कर देते हैं वेवलेंथ को तो एनर्जी बढ़ जाती है, और ऐसा होने से यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लग जाते हैं, विच गिव्स यू अ बेसिक आइडिया कि भैया एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हो। अगर फोटॉन्स की एनर्जी बहुत कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आने वाले हैं, बट एक पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी की वैल्यू होनी चाहिए जिसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। उस वैल्यू ऑफ एनर्जी को आप कहते हैं वर्क फंक्शन, करेक्ट। वो कहलाता है उस मटेरियल का वर्क फंक्शन। तो अब मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर आप कोई भी फोटोन की बीम यहां पे गिराते हैं, लाइट की बीम यहां पे गिराते हैं, तो इसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो मटेरियल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए। क्या सभी को समझ में आ रहा है? वर्क फंक्शन से अगर कम एनर्जी हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, इसलिए एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। हो गया, मैंने डिफाइन भी कर दिया वर्क फंक्शन को, है ना, बहुत सिंपल है। चलो अब थोड़ा वापस आ जाते हैं स्लाइड्स पे। स्वागत नहीं करोगे इलेक्ट्रॉन का? एग्जैक्टली करना चाहिए, है ना। अच्छा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? वही टाइम पास है जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंसिडेंट करा देते हैं किसी प्लेट पे। अगर उस वेव की एनर्जी यानी कि लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जिसका हमने तालियों से स्वागत किया था। अब ये फोटो करंट क्या होता है? फोटो करंट क्यों आ रहा है यहाँ पे? अगर आप ध्यान से उस एनिमेशन को देखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो आपको ना यहाँ पे कुछ करंट की वैल्यू दिखाई देगी बच्चों। देखो करंट की वैल्यू दिखाई दे रही है क्या? 0.023। ये जो करंट आपको दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस प्लेट में जा रहे हैं। आप जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को यहां भेजेंगे और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे उतना ज्यादा करंट होगा, क्योंकि करंट इज चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। अगर मैं वेवलेंथ काफी कम कर दूं, यानी कि एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ा दूं, तो ये करंट भी इंक्रीज हो जाता है। 0.023 से ये 0.145 हो चुका है। तो भैया ये क्या होता है आखिर? फोटो करंट का मतलब जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पहुंच रहे हैं पर यूनिट टाइम इज नोन एज फोटो करंट, राइट। सिंपल सी बात है। कोई बोल रहा है सर वेवलेंथ थोड़ा कम कर दो उसकी खुशी के लिए, है ना, ताकि उसको बुरा ना लगे, उसको भाई अंदर से सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। इफ आई डिक्रीज द वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो वो बच्चा खुश है ना, वेवलेंथ जिसने कम करने बोला था। चलो
लेट्स मूव अहेड। स्पीड भी बढ़ेगी, अभी स्पीड पे आएंगे, डोंट वरी। वर्क फंक्शन मैंने आपको समझा दिया है, आई डोंट थिंक मेरे को उसका डेफिनेशन बात करने की जरूरत है आपके साथ, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये देखो, यही बात हमने अभी की थी, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी उसको मिल जाती है विच इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तभी वो बाहर आता है, वरना वो घर पे छुप के बैठ जाता है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो वेवलेंथ है जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है टू द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन एक एनर्जी है, उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc अपॉन लैम्डा नॉट। उस लैम्डा नॉट को आप कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अगर आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना होगा तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, hc अपॉन वर्क। समझ आ रहा है, एनर्जी hc अपॉन लैम्डा होता है। अगर वर्क फंक्शन वाली एनर्जी ली है तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होता है मैक्सिमम वेवलेंथ, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ऐसे ही कहानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की भी है ना। तो यही फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी, c अपॉन लैम्डा नॉट के जगह पे आप न्यू नॉट लिख देंगे तो ठीक है। चलिए बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अब ये तो समझ में आ गया आपको, यही चीज मैंने आपको अभी अभी समझाई थी। देखो, जब लाइट रे गिर रही है जिसकी एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन है, तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे। लाइट रे की एनर्जी आप कैसे लिखते हैं, h इंटू न्यू। तो अगर आप h इंटू न्यू लिखते हैं तो यहां से अगर वो लेस देन w है, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा। बट अगर ये एनर्जी ऑफ लाइट रे ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं और आप कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। करेक्ट। अच्छा, एक और बात देखिए, एनिमेशन से आपको सारी चीजें मैं समझा दूंगा। देखो ध्यान से, आप जितना वेवलेंथ कम रखते हैं बच्चों, जितना वेवलेंथ कम रखते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ा देते हैं फोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड उतनी ही ज्यादा हाई हो जाती है। देखो एक बार ध्यान से, अगर मैंने वेवलेंथ बहुत कम रखा है तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ा दूं, वेवलेंथ को बढ़ाने का मतलब एनर्जी को कम कर दूं, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्लोली आगे आते हैं। करेक्ट, समझ में आ रहा है क्या। तो यहां से एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आता है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, which talks about the maximum kinetic energy of an electron। तो इसके लिए थ्योरी क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक हैं, बहुत जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं, राइट, तेजी से, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्लो हैं। तो ऐसा भेदभाव यहां पे क्यों है, मैं आपको समझा देता हूं, है ना। तो बेसिकली जब आप इस मटेरियल की बात करेंगे, प्लेट की बात करेंगे, इसमें पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है और इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। करेक्ट। तो जैसे ही एनर्जी यहां से आती है, जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो बड़ी आसानी से बाहर आ जाते हैं। मतलब जो सरफेस के पास में है वो बड़ी आसानी से बाहर आ जाते हैं और वो खूब तेजी से आगे बढ़ते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अंदर की तरफ थे, उनको बाहर आते आते बहुत सारा कोलिजन से गुजरना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ दोज एंड बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो इसलिए उनकी स्पीड कम होती है। अगर आपको यह जानना है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की होगी, तो यह समझना भी बहुत आसान है। देखो मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और मान लीजिए जो वर्क फंक्शन है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझिएगा ध्यान से, लाइट कितनी एनर्जी लेके आया है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी की जरूरत है किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकलने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, उसे तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए बाहर आने के लिए, उसके पास कितनी एनर्जी बच गई बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो उसको बनाएगा अपनी काइनेटिक एनर्जी और निकल लेगा ट्रिप पे। समझ आ रहा है। आपने दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे जरूरत है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, उसने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रखा हंसी खुशी जेब में और निकल लिया हाई स्पीड के साथ। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की कितनी हो सकती है, ये वाली एनर्जी यानी कि फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन हो गया आपका काइनेटिक द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज गिवन बाय hc by लैम्डा विच इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन विच इज w। ये लो, ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, स्कूल एग्जामिनेशंस में भी आते हैं और ये नीट के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ रट के काम नहीं होता, ऐसे समझना इसको जरूरी है। चलिए बताइए, क्या सब कुछ चल रहा है, सही चल रहा है? क्या आप फोकस कर पा रहे हैं क्लास में? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या पढ़ा रहा हूं, या फिर मैं आपको एलियन की तरह साउंड कर रहा हूं कि ये इंसान पता नहीं कैसी बातें किए जा रहा है लाइन से, है ना? ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा आपको, है ना?
ये आपके सिलेबस में है, आप ही के एनसीईआरटी है, कभी उठा के देखा करो, मिलेगा उसमें सब कुछ, ठीक है। हाँ, तो ये इक्वेशन आपको वहां पे मिल जाएगा बच्चों, आइंस्टाइन्स इक्वेशन कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो ये इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया, बहुत सिंपल सी बात है, हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करने हैं हमें। समझ आ रहा है? समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझ आएगा तभी तो मजा आएगा, है ना। चलो बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी एक बार देख ही लेते हैं फिर, है ना, लगे हाथ। चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी हम खत्म ही कर देते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल में बहुत सारे बच्चों को वैसे डाउट होता है, तो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इसी एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बेटा, हमने प्लेट्स देख लिए, हमने लाइट देख ली, सब कुछ देखा। एक यहां पे ना बैटरी भी है। अब इस बैटरी का पोटेंशियल ना आप यहां से वेरी कर सकते हो, इसको पकड़ के आप स्लाइड कर सकते हो इधर उधर, और बैटरी का पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं आप। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस पोटेंशियल को नेगेटिव साइड में बढ़ाता हूं, ये देखो इस साइड में, ठीक है, अभी मैं बढ़ाऊंगा, अभी तो जीरो है। एक बार ध्यान से देखना बच्चों, करंट कितना है, 0.052। अगर मैं इस पोटेंशियल को इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता हूं, देखो करंट यहां पे तो तुरंत ही जीरो हो गया, मैं थोड़ा करंट ज्यादा रख लेता हूं। यहां पे पोटेंशियल आप -0.8 वोल्ट कर चुके हैं और करंट है 0.417। अगर ये चीज जीरो होती है ना, अगर ये चीज आप जीरो रखते तो कितना करंट होता है, एक बार देखें क्या, है ना, फटाफट से एक बार देखते हैं। इफ इट इज जीरो करना इसको बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ अभी 0.1 हो गया। चलो मैं टाइप करके बताता हूं, ठीक है, डोंट वरी बच्चों, थोड़ा सा वेट करो आप, है ना। सो ओके, हो जा भाई। चलो 0.6 में देख लो, 0.6 में कितना है, 0.641। अगर आप इस पोटेंशियल को नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते हो तो देखो ये करंट कम होता जा रहा है, करेक्ट। जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाते हैं, करंट की वैल्यू कम होती जाती है। अब देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ है, एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। बिल्कुल फील आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बस। देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, इस साइड पॉजिटिव पोटेंशियल और इस साइड नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है, करेक्ट। तो इस प्लेट में पॉजिटिव पोटेंशियल, इस प्लेट में नेगेटिव पोटेंशियल, है ना। अब ध्यान से देखना, अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों इस डायरेक्शन में। हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, करेक्ट है क्या। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो सोच के देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, फोर्स होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही है क्या, फोर्स होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स जो है इस बैटरी की वजह से आया और ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट। इट इज ट्राइंग टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए आपका फोटो करंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अब ऐसा पोटेंशियल जहां पे ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जीरो हो जाएं, उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। देखो ये पोटेंशियल धीरे धीरे इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, राइट। कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको वापस जाते हुए भी दिखाई देंगे क्योंकि फोर्स इस तरफ है, राइट। सो दैट इज वाई ऐसा पोटेंशियल जहां पे आपको करंट जो है जीरो मिल जाता है, देखो यहां पे जीरो मिल गया, उस पोटेंशियल को आप कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बट वो मिनिमम पोटेंशियल होना चाहिए जहां पे आपको जीरो मिलना शुरू हुआ था, ठीक है। आई होप आई रीच्ड टू ऑल ऑफ यू, है ना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और उससे पहले एक बार जल्दी से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन देख लो, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में उसका इक्वेशन होता है HV डिवाइडेड बाई E माइनस W/E। मैं आपको सिंपली एक बार फिर से फॉर्मूला समझा देता हूं, ठीक है। बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जो फोटो करंट को जीरो कर दे, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम माइनस वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्राई करिए एवरीवन। व्हेन अ मेटल प्लेट इज एक्सपोज्ड टू मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, a negative potential of 1.1 volt is needed to stop the photocurrent। ऐसा पोटेंशियल जो फोटो करंट को रोकने में यूज होता है, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है 400 नैनोमीटर, और आपसे पूछ रहे हैं बताइए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब आप W को लिख सकते हैं ना, HC डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट।
तो ये लैम्डा नॉट आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए क्या आ रहा है बच्चा आपका आंसर। प्रीतम इज सेइंग 270, अंकुर इज सेइंग 620। ओके, सिंपल क्वेश्चन है राइट। 540, 270, 310 एंड 620 आर द 4 गिवन ऑप्शंस टू ऑल ऑफ यू। क्या आंसर आ रहा है बताइए। यस, आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिजिक्स तो हर जगह सेम ही होता है ना। डी आ रहा है। ओके, दीप रॉय इज गेटिंग डी, एंड बहुत सारे बच्चे 270 भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे 620 कह रहे हैं। चलो देखते हैं, ठीक है, कौन सा सही आंसर है। लेट्स चेक। डी इज द करेक्ट आंसर। तो मेजॉरिटी इस बार सही है। वेरी गुड, क्लैप्स फॉर ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, है ना, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, और फॉर्मूला ये था बच्चों, फॉर्मूला था स्टॉपिंग पोटेंशियल का, V स्टॉपिंग यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर माइनस 1240 अपॉन लैम्डा नॉट इन नैनोमीटर। बस यहां पे आपको हर चीज की वैल्यू रख देनी है। लैम्डा ऑफ लाइट आपको 400 गिवन है, तो यहां पे आप 400 लिख देंगे, और ये वाला लैम्डा नॉट आपको निकालना है, और ये Vs आपको 1.1 गिवन है। ठीक है, सिंपली हर चीज की वैल्यू आप रखेंगे तो आपको लैम्डा नॉट की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 620 नैनोमीटर। देखो आपको एक्सप्लेनेशन में मेरी जरूरत है भी नहीं, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको जरूरत है कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन में। तो मॉडर्न फिजिक्स में कंसेप्ट्स क्लियर रखो, फॉर्मूले याद रखो, क्वेश्चंस आपसे बड़ी आसानी से हो जाएंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आता है बच्चों? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाइज, सेमीकंडक्टर्स। कम्युनिकेशन तो आप हटा चुके हैं सिलेबस से, है ना, कम्युनिकेशन इज नॉट देयर इन योर सिलेबस नाउ। क्लियर है क्या? सर आप फॉर्मूला में 12400 पहले लिखे थे बेटा, अगर वेवलेंथ आप एंगस्ट्रॉम में लेते हो ना तो 12400 आता है, और अगर आप ये नैनोमीटर में लेते हो तो 1240 आता है। ठीक है, चलिए फाइन, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज हिट द लाइक बटन। ओके, अब ये एक ग्राफ है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसमें से डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। ओके, करेंगे एटम्स भी करेंगे। तो आइंस्टाइन्स थ्योरी से हमने ये देखा था कि बच्चों, अभी याद करो, है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। अभी देखा है। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएं, ये देखो, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में है फ्रीक्वेंसी। अगर आप इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कौन सा ग्राफ है बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये इस फॉर्म में देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन। करेक्ट, यहां पे अगर आप c को कंपेयर करेंगे यानी कि इंटरसेप्ट, तो c की वैल्यू है -w, और अगर आप स्लोप कंपेयर करेंगे तो स्लोप है यहां पे h। ये स्लोप कहलाता है ना m कहलाता है स्लोप, और m है यहां पे h। तो बेटा पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट, ऐसे ग्राफ शुरू होगा। देखो ऐसे, है ना, ऐसे कुछ जाएगा ग्राफ। नेगेटिव इंटरसेप्ट मतलब यहां पे, ये इंटरसेप्ट यानी कि y डायरेक्शन, और यहां से ऐसे जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो एक काम करो, फ्रीक्वेंसी को रखो 0, तो फ्रीक्वेंसी 0 मतलब ये वाला पॉइंट, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा आपको? -w। -w मतलब आप यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को 0 रखेंगे, यानी कि इस लाइन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0 है, देखो ये तो y एक्सिस है, तो यहां पे 0 है हर जगह। काइनेटिक एनर्जी मैक्स अगर आप 0 रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी h/w, जो यहां कहीं पे आएगी पॉजिटिव वैल्यू। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, स्ट्रेट लाइन। तो सिर्फ आपसे पूछते हैं कि किस टाइप का ग्राफ बनता है इसका, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक और ग्राफ है बच्चों, ये वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछूं, ये चीज मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। कैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल है सर, ये कैसे मान ले आप, है ना। तो देखो ये पोटेंशियल जो है, सबसे पहले तो देखो ये एक्सिस आपने पोटेंशियल लिया है, इस एक्सिस में आपने करंट लिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पोटेंशियल नेगेटिव साइड में है क्या बच्चों, है ना, -vs साइड में है। अगर ये -vs साइड में है और यहां पे अगर करंट 0 है, तो वो तो मुझे पता है, ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जहां पे करंट 0 हो जाता है उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। करेक्ट,
तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों। अब आपको यहाँ पे दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं अगर ये ग्राफ नंबर 1 है और ये ग्राफ नंबर 2 है तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज सेम होंगी या अलग अलग होंगी? मैं आपको आंसर बता देता हूं, ये जो दोनों ग्राफ है ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी अगर हमने सेम मटेरियल लिया है तो। कैसे? अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, करेक्ट? एच सी बाई लैम्डा या फिर माइनस या एच न्यू लिख सकते हैं आप। तो अब ध्यान से देखिए, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, वर्क फंक्शन सेम है, क्योंकि सेम मटेरियल है, तो बेटा फ्रीक्वेंसी को भी सेम होना पड़ेगा, है ना? तो अगर आपको ऐसा ग्राफ कभी भी दिखाई दे, ये सब नीट एम्स में आ चुके हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस, है ना? ऐसा ग्राफ कभी भी दिखाई दे तो इस पॉइंट पे आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। ये दोनों ग्राफ के फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ये ग्राफ यहां से ऐसे शुरू होता है, बाद में सैचुरेशन करंट आ जाता है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचना शुरू कर देते हैं। अब जिस केस में आपको ज्यादा करंट दिख रहा है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये भी एक फैक्ट है, इंटेंसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ 1। मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं, ये ग्राफ है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। स्टार्ट होता है ये ग्राफ इस पॉइंट से, ये पोटेंशियल कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, करंट है 0। आप जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज होता जाता है, बाद में सैचुरेट हो जाता है। अगर एक ही पॉइंट से दोनों ग्राफ शुरू हुए हैं तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात, अगर ये करंट ज्यादा है, सैचुरेशन करंट अगर ज्यादा है, तो हम कहते हैं इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है? सैचुरेशन क्यों आता है? देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल में आपने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे प्लेट में पहुंचने से रोक रखा था, है ना? इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंच नहीं पा रहे थे। अब जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स पहुंचना शुरू कर देते हैं। एक पॉइंट आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचना शुरू कर देंगे, सब इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने लग जाएंगे, तो फिर अब करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, इसलिए सैचुरेट हो जाता है, ठीक है? सो दैट इज द सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मतलब कांस्टेंट करंट आ जाता है, ठीक है? तो जहां पे सैचुरेशन करंट ज्यादा है वहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्लियर हुआ क्या ये वाला ग्राफ एवरीवन? एक पॉइंट से शुरू हो रहा है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जिसके लिए सैचुरेशन करंट ज्यादा होता है उसका इंटेंसिटी इज मोर। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। थोड़ा सीरियस होकर ये क्वेश्चन ट्राई करो। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड, अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को डबल कर दें इंक्रीज करके, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, पहला ऑप्शन है डबल्ड, दूसरा ऑप्शन है बी हाफ्ड, तीसरा ऑप्शन है मोर देन डबल और फोर्थ ऑप्शन है बिकम लेस देन डबल। क्या आंसर आ रहा है आपका? ए और सी में बहुत ज्यादा फाइट चल रही है ना, बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं, ए वाले बच्चे ज्यादा हैं, सी वाले बच्चे थोड़े कम हैं। ओके ओके, अभी चेक करते हैं। तो ए वाले बच्चे कह रहे हैं इट विल बी डबल्ड, है ना? सी वाले बच्चे कह रहे हैं बिकम्स मोर देन डबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट मी एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आपको एक शॉक दे देता हूं, जो बच्चे ए कह रहे थे, है ना, करेक्ट आंसर है सी, बिकम्स मोर देन डबल। अब देखो आपने क्या मिस्टेक करी है, मैं आपको समझाता हूं। बच्चों, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, सही है? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है ये। अब उसको एक सेकंड के लिए अलग रख दो। अब मान के चलो एक प्लेट है आपके पास और मान लीजिए इसमें आप ऐसे लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है? मान लीजिए जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ओके? और ऐसा ले लेते हैं कि ये जो लाइट यहां पे गिर रही है वो मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से गिर रही है, ठीक है? आप मुझे बता सकते हो कि इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, ये चीज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये चीज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 5 माइनस 2 करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे आएगा 3 वोल्ट। क्लियर हुआ क्या? है ना, जितनी लाइट की एनर्जी थी माइनस द वर्क फंक्शन, यही तो है फॉर्मूला, तो 3 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, अगर आप सेकंड केस में लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं तो क्या चीज डबल हो जाएगी? ये 5 वैल्यू डबल हो जाएगी, राइट? क्योंकि ये लाइट की एनर्जी है एंड लाइट की एनर्जी है h इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो लाइट की एनर्जी डबल हो जाएगी। तो ये जो लाइट की एनर्जी है इस केस में वो बन जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बेटा वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा, वो थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। अब कैलकुलेट करो स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये 5 का बन गया 10 और ये तो 2 ही है, तो आंसर मिलेगा आपको हाउ मच, 10 माइनस 2, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो देखो पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल था 3, बाद में ये आ रहा है 8। अगर इसको डबल होना होता तो 3 2 जा 6 आता आंसर, बट दिस इज मोर देन डबल, है ना, ये मोर देन डबल है। आपने जो बेसिक मिस्टेक करी है, आपने सिर्फ इतना सोचा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी है ना प्रोपोर्शनल, इसको डबल तो इसको भी डबल, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइनस डब्ल्यू भी तो है, उसका भी तो फैक्टर है, तो जो डिफरेंस है आपको तो वो निकालना है, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी डबल करने से क्या चीज डेफिनेटली डबल होगी, लाइट की एनर्जी वो डेफिनेटली डबल हो जाएगी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल नहीं होगा क्योंकि ये इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, तो वो मोर देन डबल हो जाएगा। करेक्ट एवरीवन, एक बार फटाफट बता दो अगर ये सॉल्यूशन समझ में आया है, जस्ट एक बार थम्स अप वाला इमोजी डाल दो और लाइक कर दो वीडियो को। अंडरस्टूड एवरीवन, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करो क्योंकि भाई डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं पूरा, ठीक है। चलिए वेरी नाइस, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डी ब्रॉय वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रॉय वेवलेंथ या फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसको आप कहते हैं, है ना। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या किया था डी ब्रॉगली ने, देखो पहले तो फाइट ये चली थी कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। अब उसमें बहुत सारे लोगों ने, अच्छा वेरी गुड, उसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइप की थ्योरीज दी, कुछ ने बोला पार्टिकल है, कुछ ने बोला वेव है। यंग्स ने YDSC एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि भाई ये तो वेव है ना। तो फिर बाद में लोगों ने मान लिया कि दोनों ही है, मतलब वेव भी है पार्टिकल भी है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम लोग उसका मतलब डुअल नेचर ले लेते हैं, ठीक है। अब बाद में डी ब्रॉय अंकल ने बोला कि ठीक है लाइट तो वेव और पार्टिकल दोनों है, डुअल नेचर है। उन्होंने बोला इवन मैटर जो होता है यानी कि पार्टिकल जो होते हैं उनका भी डुअल नेचर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का भी डुअल नेचर होता है। बाद में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था डेविसन जर्मर जो आपके NCERT में भी गिवन है, वहां पे प्रूफ किया गया है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और जब आप बोर्स मॉडल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में घूमते हुए वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है, तो उसका भी डी ब्रॉय ने बाद में एक्सप्लेनेशन दिया था क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव बना लेता है। चलो ठीक है, इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं फिलहाल। सिंपल सी बात यह है कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, और ये जो वेव की तरह पार्टिकल बिहेव करेंगे तो भाई उनका कुछ वेवलेंथ भी होगा, है ना। तो जो वेवलेंथ होता है किसी भी मैटर का या फिर किसी भी पार्टिकल का, वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से h डिवाइडेड बाई p, जहां पे p क्या है बच्चों, मोमेंटम है। अब देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल इक्वेशन है, मतलब आप पार्टिकल जिसका मोमेंटम होता है उसका वेवलेंथ डिफाइन कर रहे हो, है ना। सो ये इक्वेशन अपने आप में ही बहुत शानदार है। अब इसमें डिफरेंट आप कह सकते हैं कि चेंजेस भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा मोमेंटम इज गिवन बाय √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये सभी ने पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। इसको आप कहते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ, ठीक है। अब बच्चों इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, जैसे कि वो पूछेंगे कि अगर v वोल्ट से एक्सेलरेटेड एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका डी ब्रॉय वेवलेंथ बताओ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा और मॉडिफिकेशन बताता हूँ, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी के जगह पे आप E इंटू वी भी लिख सकते हैं। अब ये इसके पीछे क्या कहानी है, जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हो कुछ काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, तो आप एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो। मान लो वो पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये तो सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल विल बी द वर्क डन बाय द या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। तो दैट इज वाई आपको एक और आंसर मिलेगा, एक और फॉर्मूला मिलेगा, h डिवाइडेड बाई √2m इंटू ई इंटू वी। अब ये E चार्ज है, V इज द पोटेंशियल, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर आपने कोई एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया, मान लो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का बच्चों मास फिक्स है, E भी फिक्स है और H तो हमेशा फिक्स है, राइट।
नाउ बेसिकली अगर H, M और E सब कुछ फिक्स्ड है तो सिर्फ और सिर्फ V पे डिपेंड करेगा इसका डी ब्रॉय वेवलेंथ, और उसके लिए आपको याद करना है सिंपल फॉर्मूले। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहेंगे, सारी वैल्यू रख के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.3 अपॉन रूट वी। ये कितने लोगों को नहीं पता था फॉर्मूला? अगर नहीं पता था आज देख लो, याद कर लो। सो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 12.3 अपॉन रूट वी। यहां पे आपको v को वोल्ट में रखना है और लैम्डा हमको एंगस्ट्रॉम में मिलता है, ठीक है। अगर आप ये चीज प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो आंसर होता है 0.286 अपॉन रूट वी। पता था? गुड। 0.286 अपॉन रूट वी होता है फॉर्मूला, एक बार चेक कर लो और लिख लो कहीं पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना इसे। एंड इफ यू कैलकुलेट इट फॉर अल्फा पार्टिकल देन आंसर आता है 0.101 अपॉन रूट वी, ठीक है। सिंपल है बहुत ज्यादा, ये तीनों के लिए आपको याद रखना है। और जो बेसिक फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना है। बेसिक फॉर्मूला क्या है? डी ब्रॉय वेवलेंथ इज H डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई इंटू वी, या फिर यहां पे आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में आया था नीट एग्जामिनेशन में, ठीक है। यूनिट क्या है? यूनिट बताया ना मैंने, यहां पे आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में मिलेगा अगर आप पोटेंशियल वोल्ट्स में रखोगे, ठीक है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो एवरीवन। Which of the following figures represent the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength? तो भाई मोमेंटम और वेवलेंथ में ये रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब इस इक्वेशन को देखते हुए आपको सिर्फ ये बताना है कौन सा ग्राफ सही होगा। क्या बात है, बिना किसी डाउट के ज्यादातर बच्चों ने बोला है ए इज द ऑप्शन, है ना। चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये सही ऑप्शन है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये ग्राफ कौन सा ग्राफ कहलाता है बच्चों? वैसे इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं आप लोग? क्या कहते हैं इसको? हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ बोलते हैं इसको, हाजमोला, क्या लगता है आपको इसको क्या कहते हैं? हम इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। चलो मैं समझा देता हूं। सो बेसिकली ऐसे इक्वेशंस ना आप 2-3 जगह और देखोगे फिजिक्स में, ठीक है। जैसे कि आप आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर आप इस आइसोथर्मल प्रोसेस को ड्रॉ करते हो प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम में तो भी आपको ऐसा ही ग्राफ दिखता है ना। कितने लोगों को पता है ये चीज? PV डायग्राम अगर आप बनाते हैं ऐसा दिखाई देता है। तो बेटा इन जनरल अगर आपके पास कोई ऐसा ग्राफ है x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो आपको यही चीज देखने को मिलती है विच इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पे ऐसा क्यों हुआ? देखो यहां पे आपका जो फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई P, अगर आप देखेंगे तो लैम्डा P इज इक्वल टू H विच इज अ कांस्टेंट, है ना। तो x y इक्वल टू कांस्टेंट के फॉर्म में है, इसलिए आप लिखेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी नाइस, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, 2017 है ना, 2017 नया क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है। चलिए ट्राई करिए एवरीवन। सो डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन in thermal equilibrium with heavy water at a temperature T Kelvin and mass m is। बेटा फिजिक्स की क्लास रोज 3 बजे ही शुरू होती है। someone is asking क्लास कब शुरू हुई? always it starts at 3 PM, ओके। ए होगा आंसर। अच्छा ये वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं अभी, है ना। विल सी दैट हाउ डू वी कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है वो, और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है हेवी वाटर के साथ एट टेम्परेचर T। तो यहां पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कैसे करना है। वैसे सम ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, आपने शायद KTG में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये फॉर्मूला सीखा होगा कि जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मॉलिक्यूल का, तो किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 K इंटू टी, जहां पे K होता है बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सब सारे फॉर्मूले आपने सीखे होंगे। देखो अगर आपको n मोल्स के काइनेटिक एनर्जी निकालने हैं तो आप इसको लिखते हो 3/2 nRT, करेक्ट। अगर आपको 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी चाहिए होता है तो आप इसको n से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3/2 R इंटू टी।
बट अगर आपको 1 मॉलिक्यूल का चाहिए, है ना, जैसे यहाँ पे एक न्यूट्रॉन का निकाल रहे थे, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो R अपॉन Na इंटू टी, और ये R अपॉन Na क्या कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी कि K। तो 3/2 K इंटू टी। देखो मैंने आपको KTG का भी एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज करा दिया है। किसी भी टेम्परेचर T पे काइनेटिक एनर्जी n मोल्स के लिए ये होती है, 1 मोल के लिए ये होती है, और एक मॉलिक्यूल के लिए ये होती है 3/2 K इंटू टी। ठीक है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, अब यहां से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और जस्ट अभी अभी हमने देखा था कि डी ब्रॉय वेवलेंथ होता है H अपॉन P, जहां पे आप P को लिख सकते हो √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा एक बार काइनेटिक एनर्जी आ गई यहां से थर्मोडायनेमिक्स से, तो इसको यहां पे आप पुट कर दीजिए, है ना। जैसे ही आप इसको यहां पे पुट करेंगे ये 2 और 2 हो जाएंगे कैंसल, एंड यू विल गेट द आंसर एज H ओवर √3mk इंटू टी। क्लियर हुआ क्या, है ना। तो देखो आज जो हमने सेशन किया ये बिल्कुल नीट और बोर्ड्स दोनों के लिए सफिशियंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डुअल नेचर दोनों के लिए सफिशियंट है फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एंड ऑल्सो वेदांतु नीट में एडीजी चैनल, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमें, बिकॉज दैट इज द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अस। तो बच्चों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना मत भूलना वीडियो को इफ यू लाइक्ड इट, एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपके मॉक टेस्ट का डिस्कशन भी करना है मंडे को, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट ऑल्सो। सी यू सून बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।